नजमा अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम, क्या हाल भाई? जी अल्लाह का शुक्र है। जी मेरा पुत्र। भाई मेरे ना चेहरे पे छाइयाँ बहुत ज्यादा है। छाइयाँ? हाँ जी। आंखों के नीचे? आंखों के नीचे हल्के भी है और चेहरे पे छाइयाँ भी। छाइयों से मतलब है कि रंग मुख्तलिफ है? यानी वो ना काले काले से पड़े हुए ना, नीचे हल्के भी है आंखों पे। और अक्सर मैं बीमार भी बहुत ज्यादा रहती हूँ। क्या बीमार रहती हो? मेरे ना मेरे में भी मसला है और जिक्र में मसला है और दर्दों का बहुत ज्यादा मसला है मुझे। अल्लाह अकबर। ये छाइयों वाली बात जो है ये तो मैं बता, किस चीज़ का ऑपरेशन हुआ है? कमर की रीढ़ की हड्डी का भी हुआ ऑपरेशन। कितने बच्चे हैं? आपके बच्चे कितने हैं बेटा? 3 बेटे हैं, वो एक शादीशुदा, बच्चे मेरे जवान हैं, उम्र मेरी 48 साल है। अच्छा ठीक, डॉक्टर साहब की बात सुनिएगा। डॉक्टर साहब, ये छाइयाँ जो हैं ये चेहरे के ऊपर भी हैं और आंखों के नीचे हल्के भी। जब छाइयाँ आप जब हिस्ट्री ये दे रहे हैं कि आपका मैदा भी ठीक नहीं है, आपके जिगर में प्रॉब्लम है, तो आम तौर कमर भी ठीक नहीं है, कमर भी ठीक नहीं है, फिर ये कि जब आप बता रहे हैं कि आप इतनी प्रेगनेंसी से गुजरे हैं, जब ख़वातीन आमतौर पर प्रेग्नेंट होती हैं तो फिर मल्टीविटामिन या आयरन के लेवल को नहीं देख रही होती। देखिए बच्चे ने आपसे सब कुछ ले लेना होता है, शॉर्टेज माँ में होनी होती है। पहली दफ़ा तो माँओं में हिम्मत होती है और सारा अपनी ज़िंदगी इकट्ठा भी किया होता है, लेकिन आमतौर पर दूसरी और तीसरी प्रेगनेंसी, क्योंकि पाकिस्तान में जर्नली आप देखें तो बहुत जल्दी जल्दी दूसरी और तीसरी प्रेगनेंसी तो वो कमज़ोरी बढ़ती चली जा रही है। जी, वो आयरन की शॉर्टेज की वजह से, जिसे हम कहते हैं कि पेशेंट एनीमिक था और फिर वो छाइयाँ पड़ी, या तो कोई क्रीम्स होती हैं नीचे, और अगर ये आयरन डेफिशिएंसी की वजह से आपको छाइयाँ पड़ी हैं तो आपको पहले आयरन लेवल्स को ठीक करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अब जो उम्र ये बता रही हैं इसमें इनको हम बेहतर कर सकते हैं, लेकिन हम इनको ख़त्म नहीं कर सकते। यानी कि तकरीबन 50 से 60% ये लेज़र से करते हैं? ये लेज़र से होती है, क्योंकि ज़ाहिर अगर 40 ईयर के बाद है तो प्लाज्मा भी कोई इतना अच्छा काम नहीं कर रहा होता, तो इसमें प्रेफरेबली मीज़ो और हम साथ लेज़र करते हैं। मीज़ो ये होती है कि डिफरेंट आप कह लें कि फार्मूलाज लाइक विटामिन सी, ग्लूटाथायोन, ट्रांसैमिक एसिड, इस टाइप के कुछ कॉम्बिनेशन मेडिसिन के आते हैं, उनको वहाँ पर लोकली बहुत नैनो नीडल्स के साथ इंजेक्ट किया जाता है। इनकी इंसुलिन की जो सिरिंज होती है उससे भी हाफ साइज़ की होती है, यूजुअली 2 mm की करीब वो होती है, तो उससे इंजेक्ट किया जाता है और उससे ही काफ़ी हद तक बेहतर हो जाता है। डॉक्टर साहब, ये जो काले धब्बे होते हैं इनको लेज़र से जब हटाते हैं तो ये परमानेंटली हट जाते हैं? नहीं, परमानेंटली। और ये लेज़र से भी जिस वक्त आप कर रहे होते हैं तो उसमें आपने ये देखना होता है कि इंटेंसिटीज़ बहुत ज़्यादा हाई ना हो, क्योंकि अगर पेशेंट ने आपको ठीक हिस्ट्री ना दी, यानी कि अगर कोई हमारे पास आ रहा है क्रीम्स के डैमेजेस की वजह से, तो ऐसे लोगों पे मैं कभी भी लेज़र नहीं करती। क्रीम के डैमेजेस से? हाँ, इनके गलत क्रीमें इस्तेमाल करके? तो उससे बल्कि ये होगा कि आपकी अगर लेज़र करवा लिया तो स्किन बल्कि बर्न हो जाती है। कल ही मेरे पास अभी एक केस आया था, किसी ने हिस्ट्री ठीक नहीं ली तो उसका बहुत गंदा बर्न हो गया हुआ था लेज़र की वजह से, तो वो तो फिर ठीक भी नहीं होता। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो डॉक्टर साहब, ये जो हम आम तौर पे अपने तौर पे खुद ही देखते हैं कि क्रीमें, ये नाइट क्रीम है, ये डे क्रीम है, ये फलाना क्रीम है, ये डेंजरस हो सकती हैं? डेफिनेटली हो सकते हैं। देखिए अगर आपका वाली वायरस कोई नहीं है तो आप बाद में जाके किसको पकड़ेंगे? आपने तो वो एडवर्टाइजमेंट पे ले ली, ठीक है। अब जो भी प्रॉब्लम को आप अपना इलाज उतना मुश्किल करते चले जाते हैं, जितनी आप घर में चीज़ों और टोटकों और इन चीज़ों के बाद यहाँ आप इसके मशवरे, पाकिस्तान में तो खैर वैसे भी रिवाज है कि अगर फैमिली में किसी एक बंदे को शुगर हो और वो दवाई खा रहा है तो उसने 4 लोगों को ये बताना है कि मैं ये खा रहा हूँ, तुम भी यही खाओ, और वो भी खाना शुरू हो जाएंगे। क्या बात है। सैयदा फातिमा, अस्सलाम वालेकुम। फातिमा। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है मेरा बेटा, हुक्म। सर मैं हार्ट पेशेंट हूँ, मेरी उम्र है 29 साल। 29 साल है? जी, मैं हार्ट पेशेंट हूँ, मेरी हार्ट सर्जरी हुई हुई है। और उसके बाद जो है ये 3 साल से मेरे मुंह पे मुसलसल छाइयाँ, ये माथे पे बहुत गहरी हैं और जो चिन पे ज्यादातर है। तो मैं इसका मसलन के प्रॉपर इलाज भी यानी कि घरेलू टोटकों से कर रही हूँ। कभी मैंने कोई मेडिसिन नहीं ली, कभी कोई क्रीम नहीं लगाई। तो मैं चाहती हूँ कि मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहती हूँ कि क्या कोई इसका घरेलू है इलाज? के मैं घरेलू, क्योंकि पहले मेरे जब शादी से पहले मेरे ना नाक पे छाई पड़ी थी, तो वो मैंने इसी तरह खाने पीने के जरिए अपना यानी कि प्रॉपर डाइट ली, तो मेरी छाई जो थी वो खत्म हो गई। तो अब भी मैं ऐसे ही चाहती हूँ कि मैं ना कि कोई तरह की मेडिसिन लूँ ना क्रीम लूँ। अच्छा, मुझे ये बताइए कि हार्ट का प्रॉब्लम जेनेटिकली है आपको या क्या था, इशू क्या फैमिली में है आपके हार्ट की प्रॉब्लम? मेरे दरअसल 2 बेटियां हैं, तो जो बड़ी बेटी है ना उसकी दफा मुझे मेरी एज भी लो हो गई थी, तो उसकी वजह से जो है ना ये मेरा हार्ट का मसला, ब्लड रिएक्शन कर गया था, तो उसकी वजह से ये मैं हार्ट का जो है वो मेरा मसला बन गया। तो
इस वजह से ना फिर आगे से आगे बीमारियां बढ़ती गई हैं। HB लेवल्स कैसे HB लेवल HB लेवल कैसे है? अभी आपको पता है कि आपका HB लेवल कितना है? HB लेवल इस टाइम जो है वो मेरा 10.7 है, Which is good enough? दिन पहले मैंने करवाया है। ठीक है, लोअर एंड पर है। हाँ जी हाँ। और आपका पहले भी HP लो रहा है? बहुत ज्यादा। मेरा जब मेरी बड़ी बेटी होने वाली थी, मुझे 5वां मंथ था, तो उस वक्त मेरा 0.5 पे था। और तेरी खैर होए। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि कोई इसका मसलन हम इलाज नहीं कर सकते। अच्छा डॉक्टर साहब की कुछ पूछना है डॉक्टर साहब? ठीक है, बताइएगा। ये देखें, वही चीज़ अभी मैं कह रही थी कि जो बच्चे ने आपसे सब कुछ ले लेना है, तो जब आपके आयरन लेवल्स लो हैं, HB लो होने का मतलब ये है कि आपकी बॉडी, इनको हार्ट का भी जो इशू हुआ है वो इसी वजह से हुआ है, उनकी कमी, खून की कमी की वजह से। अब जब वो उस वक्त आपकी आयरन डेफिशिएंसी होगी, अब ये जो पिगमेंटेशन आपकी आ चुकी हुई है ये तंग करेगी, जा सकती है, लेकिन इसके लिए बहुत ज़रूरी ये है कि आपके आयरन के लेवल ठीक हों। अभी भी जो 10.7 है ये इतना एडिक्वेट नहीं है, इसको 11 से ऊपर ही होना चाहिए। तो आपको आयरन से एक तो साथ लाजमी लेनी होती हैं, और इसके अलावा फिर हम वही आपसे बात की थी कि मीज़ो और PRP भी नहीं ऐसे पेशेंट में कर सकते, क्योंकि जिसका HB लेवल लोअर एंड पे है तो उसकी प्लाज्मा भी कोई इतना अच्छा नहीं बनता। अच्छा। तो हम, और फिर ज़ाहिर है कि अगर आप उसमें ब्लड ड्रॉ कर रहे हैं और वो कर रहे हैं तो ऐसी चीज़ों से हम वैसे भी अवॉइड करते हैं। तो इस तरह के पेशेंट में बेहतर यही होता है कि आप सिर्फ मीज़ो के साथ और टॉपिकल क्रीम्स जो होती हैं कॉम्बिनेशन में सन ब्लॉक का इस्तेमाल करें। ये बहुत ज़रूरी है, चाहे आप घर के अंदर हैं चाहे आप बाहर हैं, सन ब्लॉक को ज़रूर इस्तेमाल करें। अगर आप कुछ वैसे चाह रही हैं कि ऑन द काउंटर आप कुछ लेना चाह रही हैं तो विटामिन C इज़ अ सेफ़ ऑप्शन। कॉजिक एसिड के साथ कोई भी क्रीम हो वो भी एक सेफ़ ऑप्शन है, और आप रात के वक्त लगाएंगी, दिन में नहीं लगाएंगी। रात को सोते हुए सिर्फ उतने हिस्से पे। अच्छा, एक और चीज़ ये कि जब लोग क्रीम्स लगा रहे होते हैं मेडिकेटेड भी, तो पूरे चेहरे पे लगाना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना। आपका जो पिगमेंटेड एरिया आपने सिर्फ उस पे लगाना है, क्योंकि अगर आप पूरे चेहरे पे लगा रहे हैं तो वो बाकी जो आपकी स्किन है वो भी लाइट होगी, ये भी लाइट होगा, तो कॉम्बिनेशन वही रहेगा। तो ये ज़रूरी है कि आपने सिर्फ उतने पिगमेंटेड एरिया के ऊपर लगाना है। विटामिन C खाने से भी फ़र्क पड़ेगा? खाने से भी फ़र्क पड़ता है, वो तो इनके आयरन लेवल्स के लिए भी बेहतर होगा, क्योंकि आपके वो ब्लड की फॉर्मुलेशन में काफ़ी बेहतर उसका रोल होता है। तो आयरन और विटामिन C अगर ये साथ लेती हैं तो ये बहुत अच्छा इनके लिए होगा। और सब ये विटामिन C के सीरम मिलते हैं आजकल लगाने के लिए, ये आपने फरमाया कि रात को लगाने हैं, दिन को नहीं लगाने। देखिए, दिन को आप बिल्कुल लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप सन ब्लॉक की केयर कर रहे हैं, लेकिन आप लगा के अगर चूल्हे के आगे चले, क्योंकि आमतौर पर होता है कि फिर आपको याद नहीं रहता और वो जो बदहतियाती हो जाती है, तो उसकी वजह से फिर आपको ज़ाहिर है बर्निंग इशू। विटामिन C स्किन को अच्छा करती है? बिल्कुल, वो अच्छा करती है आपका, वो पोर्स को भी टाइट करती है, ग्लो बड़ा अच्छा लेकर आती है, आपका इवन स्किन टोन करती है, ब्राइटनिंग बहुत अच्छी करती है, और लाइटनिंग का भी इफेक्ट है उसका।